recording. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्निंग जोन एकेडमी। और आज हम लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी में। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने, पहले लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था एजुकेशनल साइकोलॉजी का। उसके बाद हमने बिहेवियरिज्म को डिस्कस किया था। बिहेवियरिज्म के अंदर हम दो कॉन्सेप्ट जो ना वो पहले लेसन में डिस्कस किए थे। एक था ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक दूसरा था क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने मज़ीद बिहेवियरिज्म को थोड़ा बहुत डिस्कस किया, वाटसन की थ्योरी को डिस्कस किया, और उसके बाद हम कोग्निटिविज्म की तरफ आए। कोग्निटिविज्म में भी हमने डिफरेंट चीज़ें देखी, जिसमें हमने वाइगोस्की की थ्योरी को डिस्कस किया, क्योंकि ये वाइगोस्की और जैन पियाजे की थ्योरी आपने प्रीवियस चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ी है, तो इसलिए उसको हमने स्किप कर दिया। उसके बाद हम अल्बर्ट बांदुरा की तरफ आए और जेरेमी ब्रूनर की दो थ्योरीज को जो है ना वो कवर किया। आज लेक्चर 3 में हम एजुकेशन साइकोलॉजी के डिफरेंट चीज़ों को भी आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज इसको हम कंप्लीट करें, ताकि हम जो हमारे पास 2 दिन बचेंगे उसमें हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये पिक्चर देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या कंडीशन हो सकती है, क्यों बच्चे जो है ना वो क्लासरूम में मायूस होते हैं, क्यों परेशान होते हैं, वो दूसरे बच्चों के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल कर नहीं बैठते, वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस पिक्चर्स को देखकर आपको जाहिर सी बात है कोई ना कोई आइडिया आया हो गया, कोई ना कोई आइडिया आएगा आपने आपके जहन में कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है। तो इसी आइडिया को ही आपने कंटिन्यू करना है और इसमें देखना है। ठीक है। ह्यूमनिज्म ये एक थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। ठीक है। पहले हम दो स्कूल ऑफ थॉट पढ़ चुके हैं। एक था बिहेवियरिज्म, सेकंड था कोग्निटिविज्म, और आज हमने पढ़ना है ह्यूमनिज्म को। ठीक है। ह्यूमनिज्म ये एक लर्निंग थ्योरी है, या इसको हम एजुकेशनल फिलोसफी, क्योंकि हम इसको हम एजुकेशनल फिलोसफी में भी पढ़ते हैं, तो इसको आप फिलोसफी भी कह सकते हैं, लर्निंग थ्योरी भी कह सकते हैं। दैट फोकसेस ऑन द होल पर्सन। ये एक कंप्लीट इंसान पर फोकस करता है, इंसान एज ए कंप्लीट मैन। ठीक है। एक एज ए कंप्लीट क्रिएचर। क्योंकि बिहेवियरिज्म सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहेवियर को देख रहा था, कोग्निटिविज्म सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के फंक्शंस को, मेमोरी को, क्रिएटिविटी को, उसको देख रहा था। मगर ह्यूमनिज्म ने कहा कि हमने एक कंप्लीट इंसान को देखना है, उसकी इमोशंस को, उसके वैल्यूज़ को, उसके गोल्स क्या हैं, उसकी पर्सनल ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसे डैमेज हो रही है, उसको क्या जो है ना वो इश्यूज आ रहे हैं, और साथ साथ उसकी एकेडमिक अचीवमेंट को भी हमने देखना है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट पर फोकस नहीं करना, बल्कि ह्यूमन एज अ होल, उसके इमोशंस का, उसके वैल्यूज़ का, और उसकी पर्सनल ग्रोथ का, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, वो कैसे आ रहा है स्कूल में, उसकी जो है ना परेशानियाँ कौन सी है। जाहिर सी बात है एकेडमिक अचीवमेंट में ये सारी चीज़ें जो है ना वो इम्पेक्ट करती हैं। तो ह्यूमनिज्म जो है ना ह्यूमन एज अ होल पर फोकस करता है। ठीक है। ये एम्फेसिस करता है कि एजुकेशन शुड हेल्प लर्नर्स रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि इंसान के जो अंदर एक पोटेंशियल वाला एलिमेंट है, फुलेस्ट उस तक पहुंचने की कोशिश की जाए। उसके अंदर में सेल्फ मोटिवेशन हो, उसमें उसके अंदर में कॉन्फिडेंट हो और एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बने। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। एजुकेशन का मकसद ही ये है कि इंसान को उसकी जो है ना वो जो फुलेस्ट पोटेंशियल है उस तक पहुंचाना। ठीक है। ये लर्नर्स को एज अ ऑटोनोमस देख रहा है, कि लर्नर खुद जिम्मेवार होता है उसकी जो है लर्निंग के हवाले से। लर्नर को कैपेबल करना चाहिए, और वो इनहेरेंटली एक अच्छी नेचर का इंसान होता है। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो इनहेरेंटली गुड नेचर का होता है, और उसके बाद इन्वायरमेंट और पेरेंटिंग जो होती है वो उसको कंडीशन करती है। इसलिए ह्यूमनिज्म कह रहा है कि जो इंसान के अंदर में कैपेबिलिटीज़ हैं, या जो उसमें इसके अंदर एक फुलेस्ट पोटेंशियल है, उसको बाहर जो है ना वो लाया जाए, और उसके अंदर में मोटिवेशन पैदा की जाए, ताकि वो आगे चलकर ग्रो करे और खुद को इम्प्रूव करे। हमने बिहेवियरिज्म भी पढ़ी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करता था। कॉग्निटिविज्म सिर्फ और सिर्फ माइंड और उसकी फंक्शंस और मेमोरी स्टोरेज कैसे ये चीज़ें करनी है उसको फोकस करता था। मगर ह्यूमनिज्म कह रहा है कि ह्यूमनिज्म ये एक थर्ड फोर्स है जो कह रही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है ह्यूमन एज अ होल पर, उसकी मेमोरी पर, उसके बिहेवियर पर, उसकी जो ना वो इमोशंस, वैल्यूज़, और उसके साथ साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस को, एकेडमिक अचीवमेंट्स को भी फोकस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लास्ट में मैंने लिखा है मेस्लो की थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें हमने एक थ्योरी जो ना वो कवर करनी है, सिर्फ और सिर्फ मेस्लो की। ठीक है।
आगे चलते हैं कि मेन प्रिंसिपल्स क्या है ह्यूमनिज्म के। ह्यूमनिज्म का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसने कहा कि जो एवरी पर्सन है वो यूनिक है और वैल्यूएबल है। ऐसे नहीं है कि कोई अगर क्लास में अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है तो वही वैल्यूएबल है। इसके नज़दीक हर इंसान यूनिक होता है, उसके अंदर में कोई ना कोई स्किल होता है, कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, वो वैल्यूएबल होता है। ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्स पर्सनल चॉइस। ह्यूमन बिहेवियर में पर्सनल चॉइसेस और फ्री विल होती हैं, ना कि हम उसको कंडीशन करें और अपनी जो है ना वो एक डिज़ायरेबल बिहेवियर को जो है ना वो कोशिश करेंगे वो इम्प्लीमेंट करें बच्चों पर। बल्कि नहीं, उसको एक फ्री विल दें, उसको पर्सनल चॉइसेस दें, उसकी पर्सनल चॉइसेस का जो है ना वो केयर करें, उसकी फ्री विल का केयर करें हम, ठीक है। पीपल नेचुरली डिज़ायर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। ह्यूमनिज्म कहती है कि जो इंसान है वो खुद नेचुरली डिज़ायर करता है कि वो ग्रो करे, वो इम्प्रूव करे, दूसरों से अच्छा देखे और आगे डेवलप करे, खुद को अच्छे तरीके से रहे। तो ह्यूमन नेचुरली गुड नेचर का होता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म। जो भी फीलिंग्स होती है, एक्सपीरियंसेस किसी इंसान के होते हैं, उस इंसान के बिलीव्स, उसकी पर्सनल जो मीनिंग्स होती हैं डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट जो है ना वो फिनोमिना को लेकर, तो वो सब इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसी नहीं कि किसी खास कौम की या किसी खास फर्द की जो वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं बाकी के नहीं, बल्कि सब यूनिक हैं, सब वैल्यूबल हैं, सबको जो है ना वो एक ही तरह से ट्रीट करना चाहिए, सबको वैल्यू देना चाहिए। उसकी जो पर्सनल मीनिंग्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी कदर की जाए। यहाँ पर ह्यूमनिज्म कहता है कि साइकोलॉजी शुड स्टडी द होल पर्सन। साइकोलॉजी का मकसद यही है कि इंसान एक कंप्लीट इंसान पर फोकस किया जाए, ना कि उसकी बिहेवियर को आइसोलेशन में लेकर जो ना वो चेक किया जाए, या सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पर फोकस किया जाए, बल्कि इंसान एज अ होल पर फोकस करना चाहिए। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनना चाहिए जिसमें इंसान अपने जो फुल पोटेंशियल का जो लेवल होता है उस तक पहुंच सके, और उसकी मेंटल वेलबींग का केयर किया जाए, और उसकी पर्सनल जो रियल सेल्फ होता है, आइडियल सेल्फ, उस तक पहुंचने में उसकी हेल्प की जाए। एजुकेशन में ह्यूमनिज्म भी यही चीज़ें जो है फोकस करता है और यही चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, और लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम पर जो है ना वो फोकस करके उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है। क्योंकि ह्यूमनिज्म का फोकस ही टोटली इंसान पर है। तो इंसान मतलब कोई जो बच्चा, कोई इंडिविजुअल, तो अगर इंडिविजुअल की फ्री विल, उसकी वैल्यूज़ का, बिलीव्स का कदर करके अगर हम पढ़ाएं तो उसको हम सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसकी जो नीड्स हैं, चॉइसेस हैं, जो उसकी इश्यूज आ रहे हैं एजुकेशन में या कोई क्लासरूम के बाहर, तो उसको हम सही तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टीचर का मकसद ही यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करे, इंफॉर्मेशन डिलीवरी करे, ठीक है, मगर सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवरी ना करे, उस बल्कि डिफरेंट चीज़ों में फैसिलिटेट करे, क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमनिज्म में मैस्लो की थ्योरी को पढ़ेंगे। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इसको कहा जाता है। इब्राहिम मैस्लो बेसिकली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। इसने एक हायरार्की डेवलप की, एक पैराडाइम डेवलप किया जिसका नाम था हायरार्की ऑफ नीड्स 1947 में। जो ना ये फोकस करती है ह्यूमन मोटिवेशन और पर्सनल ग्रोथ पर, ठीक है, कि एक इंसान मोटिवेट कैसे होता है और उसको पर्सनल ग्रोथ की तरफ कैसे जाता है। ही बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। इसने कहा कि जो बेसिक नीड्स होती हैं, या जो इंसान होता है, वो सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होता है। जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे खाना हो गया, अच्छे तरीके से कपड़े पहनना हो गए, कोई अच्छा घर हो गया, तो ये बेसिक नीड्स हैं। तो इसने कहा कि जो पीपल हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, ताकि बेसिक नीड्स को हम पूरी करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट हायर लेवल नीड्स, या जो साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या सेल्फ फुलफिल नीड्स होती हैं उसकी तरफ जो है ना इंसान जाता है। तो चलते हैं हम। इसने कि जो है ना वो डिफरेंट लेवल्स दी, कि इंसान सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को देखता है, नीचे से ऊपर जाइएगा, ठीक है, ये एक पैराडाइम की तरफ इसकी तरह काम करता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी, देन लव एंड बिलोंगिंग, देन एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर सब पहली लेवल पर आप कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल पहली लेवल को कंप्लीट नहीं करता तो वो सेकंड लेवल पर नहीं जाएगा। ऐसे ही फिर थर्ड पर, ऐसे ही फोर्थ पर, ऐसे ही लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आप सेल्फ जो है एक्चुअलाइजेशन की एक हाईएस्ट लेवल पर हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं, इस पर मज़ीद जो ना वो वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें क्या है, जो हमारे पास बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर होगी, स्लीप हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल एजुकेशन में ये है कि जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट सही तरीके से नाश्ता नहीं जो ना वो कर कर आएगा स्कूल, तो उसके अंदर एक बेचैनी होगी, वो कंसंट्रेशन उसकी नहीं होगी क्लासरूम में, वो ऐसे बैठा रहेगा और लर्निंग पर फोकस नहीं करेगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिक नीड्स में आती है, इसको लाजमी पूरा करना होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स का जो फूड है, उसकी अच्छे तरीके से रेस्ट है, उसका उसका कंफर्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें लर्निंग पर फोकस करने से रोकती हैं, तो ये इसको पूरा करना लाजमी है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना लाजमी है। उसके बाद सेफ्टी की नीड्स। सेफ्टी मतलब आप सिक्योर फील करें, आप स्टेबल फील करें, आपके पास फ्रीडम हो, आपके अंदर में कोई फियर ना हो, तो ये सेकंड जो ना वो नीड होती है। अगर ये नीड नहीं पूरी होगी तो जाहिर सी बात है, हम डिफरेंट चीज़ें नहीं कर पाएंगे, हम जो ना वो क्लासरूम के अंदर अनसेफ फील करेंगे, कोई फेयर रूल नहीं होगा, जाहिर सी बात है क्लासरूम में बुलिंग होगी, बच्चे एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, बुलिंग करेंगे, तो क्लासरूम में एक लर्निंग का माहौल पैदा नहीं होगा। तो ये सेकंड नीड है। आप इसको कनेक्ट करें एजुकेशन या पर्सनल ग्रोथ पर या पर्सनल मोटिवेशन, तो सबके साथ कनेक्ट हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग की नीड है। इसमें हम जो सोसाइटी में हमारे पास डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, एक फ्रेंडशिप का माहौल होता है, कनेक्शन जो हम इंसान के बनते हैं इंडिविजुअल के, और ख़ुद को एक सपोर्टिव जो ना वो इन्वायरमेंट में देखता है इंसान, तो ये भी एक नीड है, ठीक है। ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, फिर हम अच्छे तरीके से घुल मिल कर नहीं जो ना बैठ सकते हैं, हमारी फ्रेंडशिप सर्कल नहीं होगी, हम चीज़ों को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक नीड है अकॉर्डिंग टू मेस्लो। अगर ये नीड पूरी नहीं नहीं होगी तो हम फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स की तरफ नहीं जो ना वो जा सकते, अकॉर्डिंग टू मेस्लो। फोर्थ नीड है एस्टीम नीड्स। इसमें अचीवमेंट्स हो गई, रिकग्निशन, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस होगा। इसका एजुकेशन में मिसाल ये है कि आप पॉजिटिव फीडबैक दें किसी बच्चे को तो वो खुश हो जाएगा, रिवार्ड देंगे। कोई उसकी पोजीशन आ रही है तो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस जो ना वो बिल्डअप हो गया, उसके अंदर में एक अचीवमेंट और रिकग्निशन वाला एलिमेंट पैदा हो गया, और वो इन फ्यूचर ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा। लास्ट में जो सबसे ऊपर जो हम नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल क्रिएटिविटी, और जो पर्सनल पोटेंशियल होता है, आपका जो इनेट स्किल होता है, नेचुरल स्किल, वो बाहर आने लगता है। इसमें जैसे एजुकेशन में हम एग्जांपल लें कि किसी की एक्टिविटी को आप इनक्रेज करें, कोई बच्चा नई चीज़ कर रहा है, उस क्रिएटिविटी दिखा रहा है, वो ऑटोनोमस हो रहा है, खुद चीज़ों को कर रहा है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और लीडरशिप वाला स्किल उसमें पैदा हो रहा है, तो उसको हम सपोर्ट करें ताकि वो अच्छे तरीके से पर्सनल ग्रोथ, जो उसकी पर्सनल ग्रोथ हो सके और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली एलिमेंट को हासिल कर सके। तो ये सारी नीड्स जो ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पहली नीड पूरी नहीं होगी तो सेकंड नीड नहीं होगी, सेकंड नहीं होगी तो थर्ड नहीं होगी। अगर कोई भी इसमें से कोई भी नीड पूरी नहीं होती तो वो फिर पर्सनल ग्रोथ और मोटिवेशन को जो है ना वो हैम्पर करेगी, उसको इम्पेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी। तो इसकी एजुकेशन में इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक नीड्स को एड्रेस करना लाजमी है। किसी भी टीचर पर, किसी भी इस जो ना वो एजुकेशनिस्ट पर, किसी भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ये फोकस करना चाहिए कि क्या वो इस जो ना वो स्टूडेंट्स अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर रही हैं, क्या वो, अगर किसी की एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी नहीं आ रही तो उसको उसकी लाइफ पैटर्न को हमने देखना चाहिए कि क्या वो सुबह नाश्ता करके आ रहा है, क्या वो अच्छे कपड़े पहनता है, क्या वो घर में सही तरीके से आराम करता है, क्या वो उसका जो घर है वो सही तरीके से बना हुआ है। ऐसे नहीं हो ना हो कि वो बारिश में उसका घर शायद ज़ाहिर सी बात है ख़राब कंडीशन में होगा, तो वो फिर एजुकेशन, अपनी लर्निंग पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और टीचर लाजमी हमने बेसिक नीड्स को फर्स्टली एड्रेस करना लाजमी है। उसके बाद हमने सेफ एंड सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना है ताकि बच्चे ट्रस्ट जो ना वो कर सकें, उस वो इमोशनली खुद को सिक्योर फील
कर सकें, बच्चे एक दूसरे को ह्यूमिलेट ना करें। उसके अंदर में जो फियर वाला एलिमेंट होगा वो जो ना उसको ख़त्म करना चाहिए, और एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, एक ट्रस्ट वाला एलिमेंट पैदा करना चाहिए क्लासरूम के अंदर, ताकि बच्चे खुद को सेफ और सपोर्टिव और जो ना फियर वाला एलिमेंट उसके अंदर में पैदा ना हो। थर्ड है इनकरेज बिलोंगिंग एंड रिलेशनशिप। बच्चों को और बच्चों के अंदर ग्रुप वर्क करवाना चाहिए, ताकि वो खुद को जो ना वो सपोर्ट करें और डिफरेंट चीज़ों में एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एम्पैथी शो करवाएं, ताकि वो जो लव और बिलोंगिंग एंड रिलेशनशिप वाला एलिमेंट है उसके अंदर में पैदा हो जाए। लास्ट में है कि बच्चों के अंदर जो बच्चों की जो अचीवमेंट्स हैं या जो वो खुद अचीव कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करें, ताकि उसके अंदर में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम वाला एलिमेंट है वो पैदा हो, और वो अच्छे तरीके से इन फ्यूचर अपनी स्टडी को जो है फोकस कर सकें, और ऐसे ही कॉन्फिडेंटली जो अपनी अचीवमेंट्स है उसको हासिल करने में उसकी हेल्प आउट हो। तो ये एजुकेशनल स्पेशली क्लासरूम इम्प्लीकेशंस हैं मैस्लो की थ्योरी एजुकेशनल। उसके बाद इस पर आपके पास दो जनरल सीआरक्यूज हैं, उसके बाद एक मैथ्स का है, एक सोशल स्टडी का, एक इंग्लिश का, और लास्ट में साइंस का है। तो इसको देखें और कोशिश करें, अटेम्प्ट करें और मुझे आंसर करें। जी, कोई जवाब दे सकता है? सर, क्वेश्चन नंबर अस्सलाम वालेकुम 5। जी जी बोलें। जी क्वेश्चन नंबर आशा। 5 में जो फेयर ऑफ फेल्यूर है, हम्म। तो उसकी डर की वजह से वाकई काफी स्टूडेंट जो है ना वो नहीं करते प्रॉब्लम। गलती के डर से वो करते ही नहीं हैं कि गलत हो जाएगा तो वाली हम्म। बात। तो उसके उस पर हम क्या करते हैं कि तनकीद कर देते हैं बच्चे पर, या मतलब पनिश कर देते हैं, क्योंकि हमने एक बार सिखाया होता है और हमें लगता है कि हमने अपना फर्ज मुकम्मल कर दिया है सिखाकर। तो मेरे नजर में अगर आप एक बार पढ़ा चुके हैं तो आप अपने पढ़ाई पर मतलब नजरसानी करके उसे दोबारा वो करवाएं, और इस तरह से करवाएं कि वो हिंट करें उसे कि ये हम्म। क्या इस तरह होगा, या ये इस तरह होगा, या क्या इस तरह होगा। तो हिंटिंग करके ना अपने मतलब बिहेव को, ह्यूमनिज्म को समझते हुए, जिसके अंदर वो सिक्योर फील करे, बच्चा डरे ना, उसे मतलब अपनी इज्जत। ये बच्चों को ये होता है कि सबके सामने मुझे डांट दिया जाएगा या इस तरह का, तो मतलब उनमें जो डर होता है उसे डर उसको हटा कर और अपने टीचर अपने बिहेव को अच्छा करके उसे हिंटिंग करे तो शायद वो प्रॉब्लम अच्छी तरह से करवा सकते हैं बच्चों से, बच्चे से या बच्चों से। जी बिल्कुल ऐसे ही उसका जो फियर ऑफ फेलियर है उसको ख़त्म करवाना है। और लास्ट में और इससे आगे ये है कि सजेस्ट इसके फोल्डिंग स्ट्रेटजी, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं। इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा कि आर्जी उसको कोई हेल्प आउट करना बच्चों को आर्जी तौर पर, इसके फोल्डिंग उसको कहते हैं। ठीक है, आर्जी तौर पर उसको आप बता सकते हैं स्टेप के, आप ये करें, अब ये करें। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको रिमूव करते हैं, वो खुद खुद आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही कोई इसके फोल्डिंग पर एक्टिविटी भी बतानी है आपने। ठीक है। ये तो बता रहा हूँ ना कि बच्चों को ये कहें कि ये चीज इस तरह नहीं होगी, हम्म। फिर जब वो कर ले तो फिर उससे ये कहें कि ये इस तरह नहीं होगी।
और ये जो लास्ट स्टेप तक आप खुद ही उसे लेकर जाएं, और फिर उसके बाद उसे कोई और प्रॉब्लम दें जो वो खुद करे। तो जी शायद इसी को ही आप मेंशन करना। बिल्कुल ऐसे ही है। एनीवन एल्स कोई बताए, कोई भी क्वेश्चन? सर अस्सलाम सर वालेकुम। जी जी। हेलो जी। अच्छा सर, ये जो सारे 500 सवाल, बल्कि 6 सवाल है शायद, तो ये सारे जो सवाल हैं ना, वो मेरे ख्याल में तारे ज़मीन पर बिल्कुल फिट आते हैं। हम्म। उन्होंने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया कि बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, और उसी में ही इस मूवी में के अंदर वो बच्चे के सारे प्रॉब्लम्स, ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं ना, सारे प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करता है, और देखता है कि बच्चे के अंदर कौन से मसाइल हैं। हम्म। वो मसाइल जो है उनको सपोर्ट करता है, उनको हालांकि इतना कि वो उसके घर चला जाता है, उनसे मिलता है कि उसमें, जैसे आपने बताया कि लव एंड बिलोंगिंग्स का मसला तो नहीं है। हम्म। तो सारा जो है सारा बच्चे को अगर हमें बिल्डअप करना है तो इन लेवल्स पर आना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से उनका तो उसकी दिल हाँ जीतना सारी होगा सर। नीड्स का, हाँ बीइंग एन एजुकेशनिस्ट बीइंग ए टीचर, उस सारी जो नीड्स एमएसलो ने बताई हैं तो उसको हमने कवर करना है, कोशिश करना है कि कौन सी नीड अभी तक फुलफिल नहीं हो रही। जाहिर सी बात है कोई भी एक नीड फुलफिल नहीं हो रही तो वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगी बच्चे की लर्निंग पर, उसकी फोकस पर, उसकी अटेंशन पर, एकेडमिक अचीवमेंट पर। ठीक है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी कोई और बता रहा था हमें कुछ? सर ये जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि एक बच्चा नया स्टूडेंट एनेक्शियस फील कर रहा है या पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें जो मैस्लो ने 5 चीजें बताई हैं, ये उन्हीं के अगर हम 5 रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये चीजें बच्चे में खत्म हो जाएंगी। वो एनेक्शियस भी नहीं फील करेगा और वो अवॉइड भी नहीं करेगा। मींस फॉर एग्जांपल ये कि हम लोगों ने ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है जैसे पीयर टू पीयर डिस्कशन हो जाए, जिससे वो खौफ ना करे, अपने बराबर वाले अपने ही क्लास फेलोज को अपना दोस्त समझे, उनके साथ बातचीत करे, या कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। तो इससे भी बच्चा जो है वो नहीं डरेगा, उसको मोटिवेशन देनी होगी, इंस्पायर करना होगा, हम्म। या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग करवाएं, ऐसी लर्निंग करवाएं जिससे बच्चे का ये जो डर है या वो जो अवॉइड कर रहा है ये ना करे। और एक और चीज कि उसको इसी पॉइंट्स में था मैस्लो के कि उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए उसको एडमायर करें, उसकी तारीफ करें कि ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ये वो इस चीज से भी बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अच्छा हाँ मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूंगा। बेशक उसमें गलती हो लेकिन उसे हम्म। प्यार से या पोलाइटली ऐसे बताया जाए कि उसकी वो गलती भी रियलाइज हो जाए और फील भी ना हो सबके सामने अशेम्ड कि हाँ मैं ऐसा हूँ। तो इस तरीके से करेंगे तो वो फिर अनेक्शियस या फिर अवॉइड नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मोस्टली जो बच्चों के अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो टीचर के बिहेवियर या जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से जो ना वो हैम्पर होता है, इम्पेक्ट होता है। तो कोशिश करें क्लासरूम का एनवायरनमेंट हमने जो ना वो ऐसा कोऑपरेटिव क्रिएट करना है ताकि कोई भी गलती कर रहा है फॉर सपोज तो उसको वो बुलिंग ना हो, उसको वो जो लेबलिंग ना करें। तो बिल्कुल आपने ठीक बताया। तो आगे चलते हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें और कवर करने की, ठीक है? तो ये कोशिश करके अटेम्प्ट करिएगा सब। प्रीवियस जो फर्स्ट क्लास वाले जो ना वो सीआरक्यू से वो मैंने ग्रुप में शेयर करी, मगर कोई भी इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा। तो ठीक है, अगर लिखना नहीं आ रहा तो जो भी लिख रहे हैं आप कोशिश करके अटेम्प्ट करें। एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा भी था तो उसको मैं चेक करके वो बताऊंगा। अच्छा, आपकी नज़र में इनमें से कोई टैलेंटेड बच्चा या टैलेंटेड इंडिविजुअल आप में से क्या दिख रहा है कि कोई खेल जो खेल रहे हैं वो टैलेंटेड हैं, या कोई स्पीच कर रहा है, या कोई इमेजिनेटिव चीज़ें कर रहा है और लिख रहा है, या कोई सॉन्ग खेल रहा है, या कोई पजल सॉल्व कर रहा है, या कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? आप में से कोई भी एक या दो रिस्पांस मुझे चाहिए कि कौन से जो ना आपको इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, कौन सी पिक्चर वाला जो ना स्टूडेंट आपको इंटेलिजेंट दिख रहा है? इमेजिन करने वाला सर। सर अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। वालेकुम। इमेजिन। जी जी। जी खुल्लून। सर ये सर ये हमने 3 4 10 15 लेक्चर पीछे जाए तो आपने बताया था कि मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस होती है ना, एक नहीं हम्म। होती है, मुख्तलिफ किस्म की। कोई मैथ में होता है, कोई गेम्स में होता है, कोई सिंगिंग में होता है। तो ये सारे सर इंटेलिजेंस है मेरे हिसाब से। जो मैथ वाला हाँ है, म्यूजिक वाला है, बिल्कुल। स्पोर्ट्स वाला है, तो डिफरेंट खल्दून के इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं कि सब ही इंटेलिजेंट है, कोई भी एक बच्चा
किसी भी जो ना वो एक फील्ड में जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट होगा तो दूसरे में नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। वो पर्टिकुलर एक यूनिकनेस है उसमें, तो उसको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। तो इंटेलिजेंस बेसिकली कोई एक खास चीज़ नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड चीज़ नहीं है। कोई जो ना एक ही यहाँ एक ही टेस्ट हम आईक्यू लेवल की रहें, सभी बच्चे जो ना एक ही किस्म के हम मुझे जवाब दें और मैं कहूँ कि सब इंटेलिजेंट है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। ये अब जो ना वो एजुकेशन मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, डाइवर्स है। तो हम ठीक है, अगर बच्चे को मैथ के क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो वो साइंस में जो ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, वो सिंगिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, वो डांसिंग में आपसे बेहतर होगा। तो काफ़ी चीज़ें जो ना वो एक ही साथ नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था, हमने जो ना वो पढ़ा था, हम जिस डोमेन में पढ़ रहे हैं वो इसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बेसिकली ये एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था हार्वर्ड गार्डनर। 1983 में इसने एक बुक लिखा था, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें जो ना वो इस शख्स ने हमें बताया कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल व्यू है ना इंटेलिजेंस का, वो सिंगल है, एक फिक्स्ड एबिलिटी को मेजर कर रहा है। आईक्यू एक फिक्स्ड एबिलिटी को मेजर करता है कि आप रीडिंग राइटिंग इन अर्थमेटिक करें, कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका आईक्यू लेवल हाई है। इसने इस ट्रेडिशनल व्यू को जो ना वो चैलेंज किया। इसने कहा कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो डाइवर्स है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि हम जो ना वो इस चीज़ को करेंगे तो हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो ये एक डाइवर्स है, मल्टी डायमेंशनल है, इसकी मल्टीपल डायमेंशंस है। किसी भी एक डायमेंशन में आप इसको जो ना वो जज नहीं कर सकते। कोई राइटर होगा, कोई रीडर होगा, कोई अच्छी तरीके से जो ना वो स्विमिंग कर सकेगा, कोई साइकिलिंग का वो बहुत अच्छा जो ना वो खिलाड़ी होगा, कोई जिम्नास्टिक बहुत अच्छी होगी। मतलब ऐसे ही एक मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंट जो ना वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, किसी कॉन्टेक्स्ट में हम अच्छे होंगे, किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं होंगे। तो इसने जो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस है उसको चैलेंज किया, और पूरी एजुकेशन का एक जो साइड थी उसको चेंज कर दिया। और आगे चलते हैं कि इसने हमें बताया कि जो डिफरेंट इंटेलिजेंस होती हैं किसी भी बच्चे में, तो वो कौन सी हैं। इसने सर ऑलमोस्ट। जी जी। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट ये वाली थ्योरी जो है ना हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसमें आई थिंक 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे, ये आपने बिल्कुल। ही पढ़ा है। लॉजिकल, म्यूजिकल, एग्जिस्टेंशियल, जितनी मुझे हम्म। याद है, नेचुरलिस्टिक, स्पेशियल भी थी। ये सारी इन्होंने दी थी और उनकी स्किल्स भी बताई थी। ये आप लोगों ने पढ़ाया है हमें। अच्छा, मुझे नहीं था पता। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। और मैं भी आपको CRQs भी मिल नए CRQs भी यहाँ पर मिले, ठीक है। तो जैसे त- इस हमारे स्टूडेंट ने कहा कि हम ये पढ़ चुके हैं, तो आप देख देख सकते हैं कि हमारे पास 8 टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकती हैं। ठीक है, मतलब उसमें है म्यूजिकल है, बॉडीली काइनेस्थेटिक है, इंटरपर्सनल है, वर्बल लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल है, नेचुरलिस्टिक है, इंटरपर्सनल, विजुअल, स्पेशल। तो आगे चलते हैं। इस पर इसमें भी पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कोई विजुअल स्पेशल उसकी अच्छी होती है, कोई लिंग्विस्टिक जो ना चीज़ों को सही तरीके से पढ़ पा रहा है, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन अच्छी कर लेता है, इंट्रापर्सनल जो खुद के अंदर जो आवाज़ें होती हैं, खुद के अंदर जो स्किल होता है, जो हमारे पास इमेजिनेशन का पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो राइटर बनता है, खुद चीज़ों को नॉवेलिस्ट बनता है, वो लिखता है। तो ये इंट्रापर्सनल स्किल है। लॉजिकल मैथमेटिकल, कोई लॉजिकल बहुत ज़्यादा होता है, मैथ्स के स्किल उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई म्यूज़िक में अच्छा होता है, कोई बॉडीली कॉनेस्टेटिक जो जिम्नास्टिक होते हैं, या जो बड़े बड़े जो ना लाइक ओलंपिक्स के गेम्स होते हैं उसमें डिफरेंट जिम्नास्टिक की गेम्स होती हैं, तो वो इसमें अच्छा होता है। कोई नेचुरलिस्टिक व्यूज़ को देखने, उसको पसंद करने, उसमें अपनी स्किल्स को जो ना वो जंगलात में कभी चले जाते हैं, कभी डिफरेंट चीज़ों को विजिट्स करते हैं, तो वो नेचुरलिस्टिक होते हैं, वो चीज़ों को नेचुरली बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। इसको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में जाहिर सी बात है, जो स्पोकन और रिटन लैंग्वेज है उसमें वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर जो ना वो इंटेलिजेंस। उसमें ऐसे की राइटिंग की स्किल होती है, स्टोरी टेलिंग वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा होता है, रीडिंग का स्किल उसमें ज़्यादा होता है, डिबेट का
चीज़ें जो है ना उसमें ज़्यादा होती हैं। सेकंड, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, ये नंबर स्मार्ट जो है ना वो बच्चा होता है। इसमें एबिलिटी होती है कि वो अच्छे तरीके से रीज़न कर पाए, एनालाइज कर पाए प्रॉब्लम को, वो लॉजिकली सोच सके साइंटिफिकली। ये बच्चे प्रॉब्लम पजल्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो ना वो अच्छे तरीके से करते हैं। कोडिंग को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। नंबर थर्ड में है स्पेशल इंटेलिजेंस, ये पिक्चर स्मार्ट बच्चा होता है। ये जो ना वो अच्छे तरीके से जो ना इमेजिनेटिव चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ सोच पा रहा होता है, और उसको किसी चीज़ पर उतारने में वो माहिर होता है, जिसमें ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, डिज़ाइनिंग वो बहुत अच्छी करता है, मैप बनाना ऐसे ही स्ट्रेटजिकली वो बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा होता है। फोर, बॉडीली कैनेस्टिक, जो बॉडी से स्मार्ट बच्चे होते हैं, स्पोर्ट्स उसकी अच्छी होती है, एक्टिंग, बिल्डिंग मॉडल्स वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नंबर फाइव है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो म्यूजिक स्मार्ट बच्चे होते हैं, ये सिंगिंग करते हैं, कंपोजिंग, लिसनिंग उसमें बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। इंटरपर्सनल जो ना वो बच्चे होते हैं वो पीपल स्मार्ट होते हैं, मतलब वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं। उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, ग्रुप वर्क में वो माहिर होते हैं, उसमें लीडरशिप स्किल होता है, एम्पैथी शो करवाते हैं दूसरों को कंफर्ट फील करवाते हैं। ठीक है, ये इंटरपर्सनल है। नंबर सेवन, इंट्रापर्सनल, ये खुद की जो फीलिंग्स होती हैं, खुद की जो स्ट्रेंथ, खुद का जो गोल होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी तरीके के साथ करते हैं, जर्नलिंग और खुद की जो गोल सेटिंग होती है वो सही तरीके से करते हैं। नंबर जो आठ है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये नेचर स्मार्ट बच्चा होता है। ये नेचर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको सही तरीके से करता है, लाइक गार्डनिंग हो गया, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना हो गया, प्लांट्स को जो है वो क्लासीफाई करना, सही तरीके से कैसे जो है उसको रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं। तो ये थी मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी? तो नंबर वन पे है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। इसका ये मतलब कि हमने इंस्ट्रक्शन जो बच्चों को देनी है उसमें कोशिश करना है कि सभी इंटेलिजेंस को हमने कवर करना है। सभी को ना कर सके तो हम के एक या दो से ऊपर तो लाजमी हमने जाना होता है, क्योंकि क्लास में मल्टीपल एंड डाइवर्स इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते हैं। कोई लिसनिंग में अच्छे होते हैं, कोई विजुअल्स जो ना इमेजेस में अच्छे होते हैं, कोई खुद प्रैक्टिकली करने में अच्छे होते हैं, कोई इन्वायरमेंट को देखकर नेचुरलिस्टिक जो ना व्यू इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंशिएटेड करना है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हमने देनी है बच्चों को, ताकि उसके जो इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग तो वो अच्छे तरीके के साथ वो गेन कर पाए। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होनी चाहिए। हमने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए, जो उसकी पर्सनल जो ना वो गोल है, पर्सनल जो उसका स्किल है उस पर फोकस करके उसको जो ना वो टीच करना चाहिए। असेसमेंट जो ना बियॉन्ड टेस्ट होनी चाहिए, कि सिर्फ हमने टेस्ट नहीं लेनी, बल्कि उसको कोशिश करें कि पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो ना वो बनवाना चाहिए बच्चों को, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मार्क्स दें। हमने जस्ट टेस्ट के ऊपर मार्क्स नहीं देनी। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए। सभी एबिलिटीज़ वाले बच्चों को जो ना वो कॉन्फिडेंट फील करवाना चाहिए, वो उसको कैपेबल बनाना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें और खुद को जो ना क्लासरूम का हिस्सा समझें। लास्ट में लेसन प्लानिंग टिप, के अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस को बैलेंस करने की कोशिश करना। अपने जो ना लेसन प्लान में अपने लॉजिकल चीज़ों को भी रखना है, आपने कुछ स्पेशल को, कुछ इंटरपर्सनल और कुछ रिफ्लेक्शन वाला एलिमेंट भी आपने रखना है, कि ताकि सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें आप एजुकेशन प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होगी इसकी। उसके बाद इस पर जो सी आर क्यूज़ हैं, पहले दो सी आर क्यूज़ जनरल पेडागोजी हैं, उसके बाद लास्ट में इस पे सब्जेक्ट के हवाले से जो ना वो क्वेश्चंस हैं। कोशिश करें इसको आप अटेम्प्ट करें और मुझे क्लास में अभी बताएं। ठीक है।